वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। आज की वीडियो पॉलिटी से संबंधित है और पॉलिटी में 6, 7, 8 में एससीईआरटी और एनसीईआरटी की जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टरों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। 9 to 10 के जितने भी पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एनसीईआरटी के सारे चैप्टर से प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और यह वीडियो आपका मॉक टेस्ट के अंतर्गत पहला होगा। सोशल साइंस पॉलिटी में ये पॉलिटी का पहला मॉक टेस्ट पेपर वीडियो होगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मॉक टेस्ट के अंतर्गत पूरे 5 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और लगभग 500 प्लस प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से शामिल किया जाएगा। और मॉक टेस्ट के अंतर्गत पॉलिटी का ये पहला वीडियो है, पहला टेस्ट है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जो पॉलिटी के 40 नंबर के प्रश्न हैं, निश्चित रूप से अगर आप पॉलिटी के ये 5 मॉक टेस्ट देखेंगे तो 40 प्रश्न जो हैं आपके निश्चित रूप से इन्हीं 5 वीडियो से आपको मिल जाएंगे। पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस 500 प्लस प्रश्नों में 5 मॉक टेस्ट के माध्यम से बताया जाएगा। वो सारे पॉलिटी के 40 प्रश्न जो है इन वीडियो के माध्यम से आपको जरूर मिलेंगे। मेन सब्जेक्ट में पॉलिटी के 40 प्रश्नों के अलावा आपको जीएस में 10 प्रश्न पॉलिटी के भी इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे, इस 5 वीडियो से आपको। और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको आज से जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा, जिससे इस कंटेंट का लाभ सभी को मिलता रहे। तो पॉलिटी के 5 मॉक टेस्ट में ये पहला वीडियो आज पॉलिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पश्मीना ऊन, और ये एनसीईआरटी के चैप्टर से ही है, क्लास 6 के चैप्टर 1 के अंतर्गत जो है आपका ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जो है ये विविधता की समझ चैप्टर से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पश्मीना शाल जो है, पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है बकरी से, घोड़ों से, भैंस से या भेड़ से। तो आपको बताना है कि ये पश्मीना ऊन प्राप्त किससे किया जाता है। तो 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, चलिए बताएं उसको, उसके बाद उत्तर मैं बताता हूँ अभी आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पश्मीना ऊन जो है यह आपका बकरी से प्राप्त होता है। ये बकरी से प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन जो है यह बकरी से प्राप्त होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे। तो यह बकरी कहाँ मिलती है ये भी जान लेंगे। तो लद्दाख में जो है, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे जो है पश्मीना ऊन प्राप्त होता है और यह बहुत ही कीमती होता है। इसलिए पश्मीना जो शाल बनती है पश्मीना ऊन से, वो भी काफ़ी महंगी होती है। और यह कश्मीर में ये पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। कश्मीर में जो है, कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्मीना ऊन जो है बकरी से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और चैप्टर एनसीईआरटी और एससीईआरटी चैप्टर प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। मॉक टेस्ट के अंतर्गत पहला वीडियो है और इसी तरह 5 वीडियो होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। केसर सागा किस देश का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केसर सागा किस देश का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सिंगापुर, तिब्बत, श्रीलंका, जापान। तो आपको बताना है, 5 सेकंड का समय आपको बताना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये केसर सागा किस देश का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो केसर सागा जो है यह तिब्बत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तिब्बत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
और तिब्बत के अलावा जो है यह लद्दाख में भी प्रचलित है, लद्दाख में भी यह प्रचलित है। और उसके स्थानीय स्वरूप को जो इसका स्थानीय केसर सागा का जो स्थानीय स्वरूप है, इसको जो है मुसलमान और बौद्ध, मुस्लिम और बौद्ध दोनों लोग जो है गाते हैं और इस पे नाटक भी करते हैं। तो केसर सागा का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका किसका है? तिब्बत का। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे छोटा तिब्बत कहा जाता है? अब छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख और उत्तराखंड। तो 5 सेकंड का समय बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका छोटा तिब्बत जो है लद्दाख को कहा जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। अब चौथे नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न देख लेंगे। भारत के संदर्भ में केरल की अवस्थिति है। ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम या पूर्व पश्चिम। केरल की स्थिति कहाँ है बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है, आपने देख लिया, 5 सेकंड का समय है। चलिए इसका उत्तर अभी देख लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में जो है केरल की स्थिति जो है यह दक्षिण पश्चिम में है, यह दक्षिण पश्चिम में है। निम्नलिखित में से किसे भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? भारत में ईसाई धर्म को कौन लाया था? तो ऑप्शन है टॉमस रो, संत थॉमस, वास्को डी गामा या संत पोप बेनेडिक्ट। ऑप्शन आपके सामने, 5 सेकंड का समय बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म को भारत में लाने का श्रेय किसे है? तो संत थॉमस को है, संत थॉमस को ईसाई धर्म। और यह भारत में लगभग 2000 वर्ष पहले आए थे, 2000 साल पहले भारत में यह आए थे और सबसे पहले केरल पहुंचे थे, केरल पहुंचे थे। और इन्हीं को जो है ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है भारत को। 2000 साल, लगभग 2000 साल पहले भारत में ये आए थे और भारत में केरल में आए थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, चीना वाला क्या है? देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। चीना वाला क्या है? एक व्यापारिक जहाज, एक हथियार, मछली पकड़ने का जाल या एक ऐतिहासिक स्थल। से आपका समय 5 सेकंड, आपको उत्तर बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा उत्तर। तो चीना वाला क्या है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो चीना वाला जो है मछली पकड़ने का एक जाल है और जो इस्तेमाल किया जाता है केरल में। कहाँ किया जाता है? यह केरल में इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि चीना वाला का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो यह केरल में इस्तेमाल किया जाता है और यह मछली पकड़ने का जाल, और यह जो है चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, चीना पट्टी से क्या आशा है? चीना चट्टी से क्या आशा है? सारे आपको अद्भुत चीजें मिलेंगी क्योंकि यह सीआरटी और एनसीईआरटी है। तो ऑप्शन आपका है एक सब्जी जो शीत ऋतु में उगती है, एक विशेष प्रकार का बर्तन, एक त्योहार या एक विशेष प्रकार की मिट्टी। तो आपके ऑप्शन आपके समक्ष है और 5 सेकंड का समय है, आपको बताना है कमेंट करके कि चीना चट्टी से क्या आशा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा चीना चट्टी से क्या आशा है। तो यह एक विशेष प्रकार का बर्तन था, विशेष प्रकार का बर्तन। और इस बर्तन, चीना चट्टी बर्तन का इस्तेमाल जो है यह केरल में किया जाता है, यह केरल में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर का प्रश्न देखेंगे। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर ... 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, ये आपको ये पंक्तियां जो हैं पूछ रहा है कि कहाँ से ली गई हैं। तो भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा द्वारा, भारतीय जन पार्टी, भारतीय जन नृत्य संघ या भारतीय लोक दल संघ, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। ये लाइन टू लाइन प्रश्न है और आपको बताना है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है।
5 सेकंड आपका समय। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से ये पंक्तियां ली गई हैं। और यह गीत जो है, यह जो गीत ऊपर आप देख रहे हैं, यह किसकी याद में गाया गया था? तो जलियांवाला बाग, इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों की याद में यह गीत ऊपर की पंक्ति में जो देख रहे हैं यह गाया गया था। तो उसी की याद में ये कहा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर का प्रश्न। भारत की खोज किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल या जवाहरलाल नेहरू। 5 सेकंड का समय। तो भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है आपका जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू इस पुस्तक के लेखक हैं। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन किसकी रचना है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। आपके ऑप्शन आपके सामने है और 5 सेकंड का समय। तो भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको बताना है आपको कौन इसके विचार किसने दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह विचार दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता जो है कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा बताया गया विचार को। अब अगला प्रश्न है ये 12 नंबर का, ओणम का प्रसिद्ध त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पंजाब या कर्नाटक। ओणम का प्रसिद्ध त्योहार आपको कहाँ मनाया जाता है आपको बताना है। तो ओणम का प्रसिद्ध त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है और केरल में मनाया जाता है। और इसी में जो है नाव की प्रतियोगिता होती है। नाव प्रतियोगिता होती है और यह मुख्य रूप से किसानों का त्योहार है। किसानों का त्योहार है, ये भी जान लीजिए। और यह हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। यह जो है ओणम जो है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा राजा बलि और भगवान विष्णु के 52 अवतार से यह त्योहार मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, किसानों का त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुचेता कृपलानी। किसे जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका उत्तर बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब प्रश्न अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? जन्म और मृत्यु भीमराव अम्बेडकर का बताना है। ऑप्शन 1891 से 1956, 1891, 1956, 1956, 1991, 1791, 1856, 1955, 1988। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु बताना है, कब जन्म और कब मृत्यु हुई थी। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी।
और यह महार जाति से संबंधित है। ये महार जाति से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1891 में उनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर का। हम भारत के लोग ऑप्शन डॉट डॉट है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो उपयुक्त अंश उल्लिखित है। यह कहाँ उल्लिखित है आपको बताना है कि ये चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं। ऑप्शन है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, उद्देशिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह उद्देशिका में लिखा गया है कि हम भारत के लोग जो है, और यह अंश जो है प्रस्तावना यानी उद्देशिका से लिया गया है। और संविधान का पहला पृष्ठ है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 4, 5, 7 और 3। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया आपको बताना है। तो संविधान में जो है विचार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सभी चीज़ों के संदर्भ में स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उल्लेख है, इसका उल्लेख है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का। तो संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की स्वतंत्रता का उल्लेख है? आपने देखा कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब पूछ रहा है न्याय की स्वतंत्रता का उल्लेख कितने प्रकार से है। ऑप्शन है 4, 3, 4, 5 और 6। तो न्याय का उल्लेख पूछ रहा है, तो न्याय के संदर्भ में आपका हो जाएगा कितने प्रकार के न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, और वो कौन कौन से हैं उनको भी जान लेना जरूरी है। तो सामाजिक न्याय, इसके अलावा आर्थिक न्याय, और इसके अलावा राजनीतिक न्याय जो है, ये 3 तरह के न्याय जो है आपको संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर के प्रश्न को। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। ऑप्शन है हम भारत के समुदाय, हम समाजवादी लोग, हम भारत के लोग, हम पंथ निरपेक्ष लोग। तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है इसको बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरह इसकी प्रस्तावना शुरू होती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके किसे समाविष्ट किया गया था? प्रस्तावना में जो पहली बार संशोधन हुआ था तो किसे समाविष्ट किया गया था? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या इनमें से सभी। तो पहले जान लेंगे कि संविधान प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह पहली बार संशोधित किया गया था। और इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी इनमें से सभी जो है ये समाविष्ट किए गए थे। और इसे 6वें पैरा में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस चीज को ध्यान देखिएगा, अंगीकृत पूछ रहा है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949,
26 नवंबर 1949, 26 जुलाई 1949। अंगीकृत की बात पूछ रहा है, तो अंगीकृत कब किया गया था? आपको बताना है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। तो इसको अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अंगीकृत का डेट अलग है और लागू करने का डेट अलग है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? मैंने वो भी अभी ऊपर बताया आपको कि संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 1974, 72, 78 या 1976। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 1976 के बाद अभी तक जो है संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है। किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें, 45वें संविधान या 43वें संविधान संशोधन? अभी ऊपर मैंने बताया आपको, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको 1976 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। तो ऑप्शन है अखंडता, समाजवादी, राजनीतिक न्याय या पंथ निरपेक्षता। तो इसमें जो है आपका अखंडता को भी इसमें जोड़ा गया, समाजवादी को भी जोड़ा गया और पंथ निरपेक्षता को भी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के राज्य के गठन के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना था। ऑप्शन 28वां, 29वां, 35वां या 30वां, कौन सा राज्य यह तेलंगाना बना था, आपको बताना है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद इसका गठन किया गया था तेलंगाना राज्य का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। और एक चीज यहाँ जान लेंगे और कि अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद राज्यों की कुल संख्या 28 हो गई है। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया? आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। ऑप्शन 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2017, 31 अक्टूबर 2019 या 31 अक्टूबर 2020। कब जो है जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित करके 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया था। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है? तो 8 है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यह 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था, पुनर्गठित किया गया था। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है 2014, 2018, 2016 या 2019। तो जब जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, तो इसी के अंतर्गत जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था कश्मीर को, तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2019 में जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लद्दाख को प्राप्त हुआ था। अभी ये भी देखिए प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? ऑप्शन 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2022, 31 सितंबर, ये गलत दे दिया, 30 सितंबर 2016 और 31 अक्टूबर 2019।
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि यह 31 अक्टूबर जो है 2019 को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सफरेज मूवमेंट से आशय क्या है। सफरेज मूवमेंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देखिएगा। ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, महिला मताधिकार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको बताना है। आपका 5 सेकंड का टाइम है। सफरेज मूवमेंट से आशय क्या है। सफरेज मूवमेंट जो है यह महिला मताधिकार आंदोलन से संबंधित है, महिला मताधिकार आंदोलन से संबंधित है और अंग्रेजी में ही इसे सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। सफरेज का तात्पर्य, अब सफरेज का तात्पर्य क्या होता है, तो वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार जो होता है ये सफरेज होता है, वोट देने का अधिकार। तो यह इम्पॉर्टेंट है और पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों की सरकारों के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो इस तरह ये मताधिकार से संबंधित है, महिला मताधिकार आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक हैं। ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर बताइएगा आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी इसके लेखक है, यंग इंडिया पत्रिका के। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी और अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे। इससे भी संबंधित चीजें आपने जान लिया, साप्ताहिक पत्रिका और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1930, 1940, 1920 या 1950। तो अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था और इसमें वोट देने का अधिकार पूछ रहा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920 में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार अमेरिका में प्राप्त हुआ। और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो इसको जान लेंगे। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है 1928 यानी 8 वर्ष बाद, अमेरिका के 8 वर्ष बाद इसको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ग्राम सभा सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन 21 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 35 वर्ष। ग्राम सभा सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे ग्राम पंचायत में शामिल किया जाता है। ऑप्शन है वार्ड पंच, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष। आप में सही विकल्प का चयन करना है। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, सभी सही है, 2 3 4 सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वार्ड पंच और सरपंच ही शामिल होते हैं ग्राम पंचायत में। तो 1 और 2 सही हो जाएगा आपका। और ग्राम पंचायत का गठन जो होता है ये 5 साल के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी या वार्ड पंच। सही विकल्प का चयन करना है। 1 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 4 सही है या 1 2 4 सही है। तो चुनाव जनता द्वारा पूछ रहा है, तो जनता द्वारा सरपंच चुने जाते हैं और वार्ड पंच चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। बाकी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव जो है यह सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ग्राम पंचायत के आय स्रोतों में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला अनुदान, सरकारी योजनाओं हेतु जनपद एवं जिला पंचायत से मिलने वाली राशि, घरों पर लगाए जाने वाला कर, बाजारों पर लगाए जाने वाला कर,
ग्राम सभा के निवासियों पर लगाया जाने वाला आयकर। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, और इसमें से कौन हो जाएगा जो इससे संबंधित होगा, तो आपको बताना है कौन इसमें से सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि समुदाय के काम के लिए मिलने वाला अनुदान हो जाएगा। सरकारी योजनाओं हेतु जनपद और जिला पंचायत से मिलने वाली राशि भी हो जाएगी, और घरों पर लगाए जाने वाले कर भी हो जाएगा, और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर। ये 4 चीज़ें जो है ग्राम पंचायत की आय के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका, इसका विकल्प देखना भूल गया हूँ, तो इसका विकल्प हो जाएगा 1 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 4 5 सही है, या सभी सही है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 सही है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पंचायती राज प्रणाली का गठन किया जाता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला पंचायत। तो ऑप्शन हो जाएंगे 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 सही है। तो पंचायती राज प्रणाली का जो गठन किया जाता है ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला पंचायत, तीनों को मिलाकर किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 और 3 सही है। ये ग्राम पंचायत जो होती है, ये ग्राम पंचायत ये गांव स्तर पर होती है, और पंचायत समिति जो होती है ये खंड स्तर पर होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है, और जिला पंचायत जो होती है ये जिला लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। पंचायती राज संरचना में खंड स्तर पर कौन कार्य करता है? पंचायती राज जो संरचना है उसमें खंड स्तर पर कौन कार्य करता है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। ऑप्शन है जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या खंड समिति। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि पंचायत समिति जो है यह खंड स्तर पे काम करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति जो होती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ऑप्शन है प्रमुख सचिव, ग्राम सचिव, वित्त सचिव या सरपंच। तो किसके द्वारा यह बैठक बुलाई जाती है? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक जो होती है यह किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सचिव द्वारा यह बैठक बुलाई जाती है। और इसका चुनाव नहीं होता है बल्कि इसकी नियुक्ति सरकार करती है, और इसका काम होता है गांव सभा की बैठकें बुलाना और उसका रिकॉर्ड रखना, और भी बहुत सारे कार्य इसके होते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था ये बताना है आपको, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1983, 1905, 1987 या 1956। तो ऑप्शन आपके 5 सेकंड का समय, बताइए आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 ईस्वी में बना था, जबकि इसका संशोधन जो है इसमें संशोधन भी हुआ था। इसका संशोधन 2005 में किया गया था, 2005 में इसका संशोधन किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बनाया गया था, और यह संशोधित किया गया था 2005 में, और यह राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 9 सितंबर जो है 2005 को लागू हुआ। तभी से जो है इसे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 भी कहा जाता है। तभी से जो है इसे जो है ये नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ऑप्शन है 2005, 2006, 2007 या 2008। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2005 में जो है यह हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू किया गया था 9 सितंबर 2005 को। आगे का प्रश्न देखेंगे, नगर निगम की स्थापना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी? नगर निगम की स्थापना पूछ रहा है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी। इम्पोर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 75वां या 78वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट है, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नगर निगम की स्थापना
की गई थी। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 1992 के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसे 3 भागों में बांटा गया था, 3 स्तर पर: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये तीसरे नंबर पर जो था नगर निगम। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत की गई थी। नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। तो नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है नगर आयुक्त द्वारा, तहसीलदार द्वारा, नगर मजिस्ट्रेट द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा। तो इसका उत्तर बताना है आपको। तो नगर निगम का जो प्रशासनिक होता है, प्रशासनिक की बात पूछ रहा है, तो नगर आयुक्त द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। और जब नगर निगम के औपचारिक प्रमुख की बात पूछेगा, औपचारिक प्रमुख की बात पूछेगा, तो आप इसका उत्तर बताइएगा मेयर होता है। मेयर इसका औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि प्रशासनिक गतिविधियों को जो है नगर आयुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन है गृह कर व संपत्ति कर, जल कर, सरकार द्वारा प्राप्त हो जाएगा प्राप्त वित्तीय सहायता अनुदान, विभिन्न शुल्क, गाड़ी, रिक्शा, ठेला, वार्षिक, इनसे जो शुल्क मिलता है उससे। अब इसका ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सही है। 1 2 3, 2 3 4 सभी सही है, 1 2 3 1 3 4 सही है। कौन सही है आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नगर निगम के आय के महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो इसमें जो सभी है सभी सही हो जाएंगे। सभी जो है इसकी आय के प्रमुख स्रोत है, चाहे वो गृह कर हो या संपत्ति कर हो, जल कर हो, सरकार से प्राप्त अनुदान या विभिन्न शुल्क जैसे गाड़ी, रिक्शा, ठेला से जो मिलता है वार्षिक रूप में, चाहे ऐसे भी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्यतः नगर निकाय चुनाव कितने वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः नगर निकाय का चुनाव जो है कितने वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं? तो 6 वर्ष पर, 7 वर्ष पर, 5 वर्ष पर या 4 वर्ष पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष पर जो है नगर निकाय के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ सरकार द्वारा कब किया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2017 या 2 अक्टूबर 2014। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अब ये 6 क्लास का पूरा एनसीईआरटी खत्म हो गया, एससीईआरटी भी खत्म हो गया। अब ये 7 क्लास के एनसीईआरटी शुरू करेंगे और एससीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। समानता और के संदर्भ में भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसे मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन है कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का प्रतिषेध करना है। तो सही विकल्प इसमें से कौन हो जाएगा? 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 सही है, उपयुक्त तो सभी सही है। आपको बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। समानता के संदर्भ में पूछ रहा है, समानता के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा, आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको बताएं। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, ये भी सही है। धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का प्रतिषेध, ये भी सही है। अर्थात इसका उत्तर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीकों से लागू किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है। ऑप्शन है विधि के द्वारा, सरकारी योजनाओं के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बताएं आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा समानता के अधिकार विधि के द्वारा भी लागू किए जाते हैं और सरकारी योजनाओं के द्वारा, यानी ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर का देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में, झारखंड में, तमिलनाडु में या केरल में मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में इसको लागू किया गया था। वयस्क नागरिक से आशय है 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष या उससे अधिक, 25 वर्ष से अधिक या 35 वर्ष से अधिक, बताना है उत्तर इसका। तो वयस्क आपका नागरिक से आशय 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति से है। आपका 49 नंबर का प्रश्न देखेंगे। अमेरिका में नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। 1950 के दशक के अंत में, 1950 के दशक के प्रारंभ में, 1940 के दशक के मध्य में या 1940 के दशक के अंत में। आपको बताना है कि कब यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सारे प्रश्न जो है SCERT और NCERT की बुक से लिए गए हैं, जो आपके 40 नंबर के पॉलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ GS में 10-12 नंबर का क्वेश्चन इसे जरूर पुटअप करेगा। आप इम्पोर्टेंट तो पूरे 50 से 52 प्रश्न आपके इस पॉलिटी से संबंधित हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 के दशक के अंत में जो है यह आंदोलन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया गया था और यह नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने तथा समान अधिकारों की मांग करने के लिए अफ्रीकी अमेरिकन लोगों द्वारा यह किया गया था। तो इसके अंत में जो है इसकी शुरुआत की गई, यह प्रारंभ किया गया था। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का दायित्व, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का उपबंध कहाँ किया गया है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं। इनमें से बताना है कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ पे इसका उपबंध किया गया है, आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है इसका उपबंध किया गया है। मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है पनामा, कोस्टारिका, कोलंबो या क्यूबा। किसको मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि उस देश के संविधान में जो है यह निहित है कि अपने निवासियों के स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोस्टा रिका के, ये कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है और यहाँ पे वहाँ के संविधान में निहित है कि सरकार जो है सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करें। अगला प्रश्न देखेंगे 52 नंबर का। निम्नलिखित में से किसे विधानसभा का सदस्य कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, विधानसभा का सदस्य किसे कहा जाता है सभी लोग जानते हैं, फिर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसका उत्तर बताएं। ऑप्शन है आपके विधानसभा का सदस्य किसे कहा जाता है, MP, MLA, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको विधायक भी कहा जाता है और यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आया जाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है ये, तो इसे विधायक भी कहा जाता है MLA। इसका उत्तर हो जाएगा MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए ये प्रश्न आपका आ गया कि MLA का पूर्ण रूप क्या है। MLA का पूर्ण रूप क्या है, तो मैंने अभी बताया आपको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर, मैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या में से कोई नहीं। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका उत्तर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। 54 नंबर का प्रश्न देखेंगे। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और किसके द्वारा की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बहुमत दल के मुखिया को है राज्यपाल मुख्यमंत्री
तथा अन्य मंत्रियों को भी चयनित करता है। तो बहुमत दल का नेता ही जो होता है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गठबंधन सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। ऑप्शन है, गठबंधन सरकार का गठन कई पार्टियों से मिलकर बना होता है, तो ये तो सही है। इनमें से विभिन्न राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है, ये भी सही है। किसी विशेष दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में इसका गठन किया जाता है, ये भी सही है। गठबंधन सरकार का गठन बहुतायत में किया जाता है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, उपयुक्त तो सभी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 सही है, ये वाला गलत है आपका। सही विकल्प का प्रश्न पूछ रहा है तो 1 2 3 सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमर जीवन किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अमर जीवन किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है रामा देवी, रामसुंदरी देवी, सरोजनी नायडू या अमृता कौर। तो अमर जीवन जो है यह आपका रामसुंदरी देवी की रचना है। रामसुंदरी देवी की यह आत्मकथा है, यह उनकी आत्मकथा है। और रामसुंदरी देवी का जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? यह पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और यह पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। और यह एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी भी थी। तो अमर जीवन जो है यह रामसुंदरी देवी की आत्मकथा है और उन्हीं के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित यह पहली आत्मकथा भी है और इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो रामसुंदरी देवी की यह आत्मकथा है। 57 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य के स्थान पर शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से सुरक्षा हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों को क्या कहा जाता है? तो विशाखा गाइडलाइंस, केशवानंद भारती वाद, पास्को एक्ट या संपूर्णानंद मार्गदर्शन क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है। तो इस तरह का फैसला जो है विशाखा गाइडलाइन कहा जाता है इसको, और यह 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था इसका फैसला। इस तरह का ये गाइडलाइन आई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 9 मार्च, 18 मार्च, 8 मार्च या 28 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 59 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 2014, 2015, 2016, 2017? तो 2015 में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को जो है इस योजना की शुरुआत पानीपत में की गई थी, जो हरियाणा में है। पानीपत में इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से की गई थी, जो हरियाणा में है, पानीपत। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम है। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब प्रभावी हुआ? तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन 2006, 2007, 2006, 2008, 2009। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 2006 में प्रभावी हुआ था और 26 अक्टूबर 2006 को जो है इसे लागू किया गया था। और यह ऑप्शन इसका से हो जाएगा 2006 में यह प्रभावी हुआ था। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा है आपको निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह 4 और मॉक टेस्ट होंगे। ये आज का पहला मॉक टेस्ट था पॉलिटी का। और इसी तरह के वीडियो के अपडेट पाने के लिए और बीपीएससी टीचर में चयनित होने के लिए, सोशल साइंस टीचर चयनित होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।